गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का पहला वीडियो आ चुका है, ये आज है इसका दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तत्व के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु का डिफिनीशन पढ़ा था और उसके भौतिक गुण पढ़े थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है धातु के रासायनिक गुणधर्म। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे पहले से अंकित है, क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम लोगों को पढ़ना है। और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में जो पहला बिंदु हम लोगों को पढ़ना है वो है धातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो सामान्यतः अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो धातु जो होते हैं, धातुओं की संख्या बहुत अधिक है और उनकी अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन से तो एक ही प्रकार की अभिक्रिया नहीं मिलती है, कई प्रकार की अभिक्रियाएं मिलती हैं। ठीक है, सामान्यतः बात करें तो कुछ धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उनकी सक्रियता अधिक होने के कारण अच्छी तरह से क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसी क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए इसमें देखिए, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बात करें तो जब भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, कोई भी धातु हो, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड। समझ में आ गया ना? इस हिसाब से कोई भी धातु होगा तो उस तरह से उसका ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बात करें तो धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने का मतलब ये है कि कोई भी धातु ले लिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? दहन, यानी उसको जलाया जाता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसी बात को देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर क्या कराया जा रहा है? दहन कराने पर धातु ऑक्साइड, ये हुआ धातु और ये हुआ ऑक्साइड, क्या बनता है? धातु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे देखिए, धातु कोई भी ले लेंगे और इसकी क्रिया किससे करा दी जाए? ऑक्सीजन से। कोई भी धातु हो जब उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमेशा धातु ऑक्साइड का ही निर्माण होता है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब जब देखिए, हम लोग सामान्यतः पहले क्रिया कराते हैं कापर की। देखिए यहाँ क्या, जब कापर तथा एल्यूमिनियम को गर्म किया जाता है तो कापर तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कापर और एल्यूमिनियम ये दो भी धातु हैं और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कापर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे पहली अभिक्रिया, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या दी गई है? कापर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को। देखिए, कापर यानी Cu और एल्यूमिनियम यानी Al, इन दोनों को गर्म किया जाता है तो कापर तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। देखिए ये रहा कापर, ठीक है, 2Cu सॉलिड स्टेट में है और इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? ऑक्सीजन से कराई जा रही है। जब कापर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो देखिए यहाँ पे बना 2CuO, कापर ऑक्साइड। क्या बना? कापर ऑक्साइड। और ये काले रंग का प्राप्त होता है। कापर ऑक्साइड जो हम लोगों को प्राप्त होता है ये काले रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ की बात करते हैं इसकी। देखिए दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्रिया हम लोगों को करानी है किससे? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे देखिए ये है एल्यूमिनियम की क्रिया करा रहे हैं 3O2 से। किससे करा रहे हैं? 3O2 से। और जब 3O2 से एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है? देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये दोनों के घर एक दूसरे के साथ क्या है? अलग अलग हैं। और परिवार बसाने की बात किया जाए तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी देखिए कापर अकेला है और ऑक्सीजन अकेला है, दोनों आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण कर लेते हैं जिसे कापर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से सेम टू सेम एल्यूमिनियम एक अकेला बंदा है,
का ऑक्सीजन एक अकेला, दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब निर्माण कर देते हैं तो यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके या उसके साथ दहन करा के बनाया जाता है, तो ये दोनों का घर बस जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और इसके केस हैं कि कौन कौन से धातु किस हिसाब से क्रिया करते थे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कुछ धात्विक ऑक्साइड क्या है, जो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो उसमें से कुछ धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जब हम लोग धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो उसमें जो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ठीक है, और उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होने के बाद कुछ और इसमें विशेष कंडीशन आते हैं। विशेष कंडीशन में यह है कि कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं जो क्षार और अम्ल दोनों के गुण रखते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसके आगे लिखा गया है तथा लेकिन क्या लिखे Al2 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए अम्ल और क्षार की तरह कैसे व्यवहार को प्रकट करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इसकी क्रिया अगर हम लोग HCl मतलब अम्ल से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, लवण और जल का। देखिए यहाँ पे ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसकी क्रिया करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो देखिए यहाँ पे बना लवण, एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनता है। जल के 3 मोल बनते हैं और यहाँ पे बनते हैं 2 मोल बनते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस, इसी का ये अम्ल से एक बार अभिक्रिया कराए हैं। दूसरे केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्षार से। ये है क्षार। जब क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखिए सोडियम एल्यूमिनेट बना है। क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी लवण है। ऊपर वाले केस में भी देखिए ये लवण बना है और नीचे वाले केस में भी लवण, और इसके साथ भी जल बना है और इसके साथ भी जल, दोनों के साथ जल का निर्माण हो रहा है। यानी जब हम लोग क्रिया कराते हैं किसी भी धात्विक ऑक्साइड का अम्ल से और क्षार से, तो वो क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। यानी कह सकते हैं कि कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण को व्यक्त करते हैं। प्रकार के जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्या करते हैं, दोनों प्रकार के गुण को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उभयधर्मी गुण। क्या कहते हैं, उभयधर्मी गुण। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण को प्रदर्शित करें उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखते हैं आगे। चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब बहुतायत रूप में जो हम लोग ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, वो क्या करते हैं कि जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ अपवाद के रूप में ऐसे भी होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और क्षार प्रदान करते हैं। जल में घुल के क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे देखिए Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की क्रिया हम लोग जल से करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार का निर्माण हुआ है। समझ में आया। कहने का मतलब यह है कि जब भी सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक क्षार का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया कराई जा रही है। पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया कराई जा रही है, किससे कराई जा रही है, जल से कराई जा रही है। तो पोटेशियम ऑक्साइड है, जब जल से क्रिया करता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी क्षार बनाता है। समझ में आ गया। मतलब ये कह सकते हैं कि अधिकांश धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो कुछ घुलनशील होते हैं, जो कुछ
धात्विक ऑक्साइड घुलनशील होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला गुणधर्म क्या है। अगले अगर रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो धातुओं की जल से अभिक्रिया की बात करें तो देखिए, धातु की क्रिया जल से कराने पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? जब देखिए, हमेशा ये पॉइंट को बस दिमाग में बैठाइएगा, धातु की क्रिया किससे कराना है? जल से कराना है। और जैसे ही आप धातु की क्रिया को जल से कराएंगे तो धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा, वो उससे ऑक्सीजन को ले लेता है और हाइड्रोजन उससे मुक्त हो जाता है। मतलब धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब एक बात सबसे पहले समझने वाली ये है कि जब हम लोग जल से धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो धातुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे क्रिया कराएंगे? तो सामान्यतः देखिए, बहुत से धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ, अगर जल की बात किया जाए तो बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और तेजी से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। बहुत से धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ बहुत मंद रूप से गति करते हैं, क्रिया करते हैं। और बहुत से धातु ऐसे होते हैं जो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं, और बहुत से धातु ऐसे भी होते हैं जो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः इसका देखते हैं क्या क्या। यहाँ पे देखिए, धातु की क्रिया किससे? धातु की क्रिया हम लोगों को किससे कराना है? जल से कराना है। तो जल से कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए, यहाँ से ठंडा जल से अभिक्रिया कौन कौन से करता है? तो ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा सोडियम और पोटेशियम। ये सबसे क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये बहुत तेज क्रिया करती हैं जल के साथ। गर्म जल के साथ क्रिया करती है Mg मैग्नीशियम, और जल वाष्प के साथ क्रिया करती है Al एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, और धीमी क्रिया जो करती है जल के साथ उसे हम लोग कहते हैं Ca कैल्शियम। ठीक है, अब सबकी अभिक्रिया एक बार पुनः देख लेते हैं कि कैसे है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करना, तो ये वाला है क्या? ठंडा जल। ठंडा जल के साथ, तो ठंडा जल के साथ किसकी किसकी अभिक्रिया होनी चाहिए? सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम की क्रिया किससे कराई जा रही है? 2H2O से। तो इसमें से देखिएगा, ये हो गया सोडियम, ये क्या हो गया? 2H2O। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ 2 सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2H2O। तो इसमें से क्या होता है कि 2 OH बाहर आ जाता है, 2 OH बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, 2 OH को अगर बाहर निकाल लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे H2O लिखा गया है, तो इसमें से एक OH को बाहर निकालेंगे तो एक H बच जाएगा, और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ से 2 OH निकाला गया तो 2 H बचा है, यानी H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन गैस बन गया, और यहाँ से जब ये इससे जुड़ता है तो 2 OH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इतनी बातें क्लियर है ना? अब देखिए, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया, और इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। मतलब ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए आगे इसका देखिए, 2K सॉलिड अवस्था में है, मतलब पोटेशियम की क्रिया हम लोग फिर जल से कराते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। पहले चैप्टर में आप लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है क्या? गर्म जल से अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो Mg की क्रिया कराई जा रही है, देखिए Mg की क्रिया कराई जा रही है, तो ये H2O यहाँ लिया गया है, तो ये गर्म जल है। क्या है? गर्म जल का प्रयोग किया जा रहा है। और जब इससे इसकी क्रिया कराई जा रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकला।
अब देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर जल्दी निकलता नहीं है। जैसे ही आप मैग्नीशियम से हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं ना, जब मैग्नीशियम को जल में डुबाते हैं गर्म जल में, तो क्या होता है ना कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त होती है इससे क्रिया करके, ये तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो निकली तो वो जल से बाहर नहीं निकलती है, वही मैग्नीशियम के पृष्ठ से चिपक जाती है। और जब उससे चिपक जाती है तो वो मैग्नीशियम हल्का हो जाता है। हाइड्रोजन गैस चूंकि हल्की है तो मैग्नीशियम को हल्का कर देता है, मैग्नीशियम उठ के ऊपर आके तैरने लगता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है, ऊपर आके तैरने लगता है। ठीक है, और ये हो गई धीमी अभिक्रिया, ये बहुत धीरे धीरे होती है। अब आगे देख, नहीं ये गर्म जल के साथ होती है और ठीक ठाक होती है। अब देखिए हम लोग कहते हैं जल वाष्प क्रिया। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम और आयरन की क्रिया, तो ये है एल्यूमिनियम और ये है आयरन, और यहाँ जो दोनों में ये जल का प्रयोग किया गया है, ये जल जो है जल वाष्प है। क्या है, वाष्प से क्रिया कराई जा रही है, जल के वाष्प से क्रिया कराई जा रही है। और जब जल के वाष्प से एल्यूमिनियम और आयरन की क्रिया कराया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इससे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और इससे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, दोनों को इसमें अगर समझें तो एल्यूमिनियम की क्रिया जल से कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सेम कंडीशन आयरन की क्रिया जब हम लोग जल से कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब देखिए इसके आगे इसका लास्ट पॉइंट जो है धीमी अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करते हैं लेकिन वो धीमे करते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम धीमी अभिक्रिया करता है। कैल्शियम को जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये धीरे धीरे इससे क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो ये इससे क्रिया तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, लेकिन बहुत धीरे अभिक्रिया होने के कारण कैल्शियम उसे हाइड्रोक्साइड के रूप में चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे जो निर्माण होता है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, ये कैल्शियम, ये जो है जो जल से क्रिया कर रहा है, जब जल से कैल्शियम की क्रिया कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये कैल्शियम के सतह पर चिपक जाती है, और जब सतह पर चिपक जाती है तो क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है। देखिए H2 के बुलबुले कैल्शियम की परत से चिपक जाते हैं तथा कैल्शियम तैरने लगता है। जब कैल्शियम के बुलबुले उसकी सतह से चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका वजन हल्का हो जाएगा, और वजन हल्का हो जाएगा तो वो धीरे से क्या होता है, जमीन की तली को छोड़ के ऊपर आ जाता है और सतह पे तैरने लगता है। ठीक है, अब इसके रासायनिक अभिक्रिया में इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण धर्म में इसके तीसरा पॉइंट यह है कि धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। जब हम लोग धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए इसका क्या है यहाँ पे अगला बिंदु, जब धातु की क्रिया तनु अम्लों के साथ कराई जाती है, तनु अम्लों के साथ, सांद्र के साथ नहीं। ठीक है, जब तनु अम्लों के साथ, यहाँ पे देखिए तनु अम्लों के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु के लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे धातु का अम्ल, धातु की क्रिया किससे, अम्ल से, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, ये देखिएगा इसका अगला पॉइंट। देखिए Mg धातु है, और जब इसकी क्रिया हम लोग 2HCl से कराते हैं तो यहाँ से 2Cl निकलता है और Mg के पास आ जाता है। 2Cl निकल के किसके पास आ जाता है, Mg के पास, तो बना MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। देखिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये लवण है, लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की क्रिया कराई जा रही है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब एल्यूमिनियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की क्रिया जब हम लोग किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो ये इससे क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है।
उसी तरह से जिंक की क्रिया जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे जब जिंक की क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, HCl से, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी तरह से आयरन की क्रिया करा लें तो यहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड। देखिए आयरन की क्रिया 2HCl से कराई गई है तो क्या बना है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम धातु की क्रिया अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ कराते हैं तो धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। इन सब उदाहरण से ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसका हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट की रासायनिक गुणधर्म, इसका अगला क्या है। तो देखिए अगला है धातु के लवणीय विलयनों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसको यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा क्या है। देखिए यहाँ पे अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए अभिक्रियाशील धातु किसे कहेंगे, तो अभिक्रियाशील समझने से पहले इस बात को जानना होगा कि जितने भी धातु हैं वो कभी किसी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं और किसी के साथ धीमे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अभिक्रियाशील धातु मतलब जो तेजी से अभिक्रिया करने वाले धातु हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु के साथ क्या कर रहा है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से, उसके यौगिक के विलयन से या उसको गलित अवस्था में, कोई भी यौगिक का विलयन है उससे या उसको गलित अवस्था में रखते हैं तब विस्थापित कर देता है। ठीक है, देखिए इस तरह ये नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक धातु हम लोग लिए हैं A, धातु A लिए हैं और धातु B का लवण का विलयन यहाँ पे रखा गया है। जब A को विलयन में हम A धातु को विलयन B के लवण में डालते हैं तो ये B को यहां से बाहर निकाल देता है। ठीक है, B धातु को बाहर निकाल देता है और उसके लवण के साथ स्वयं लवण बना लेता है। तो यहां पे बना A का लवणीय विलयन, समझ में आ गया। तो देखिए यहां पे नीचे दिखाया गया है, जैसे यहां पे जिंक धातु है, जिंक की क्रिया हम लोग करा रहे हैं कापर सल्फेट से, कापर सल्फेट से, तो ये हो गया कापर एक धातु, ये जिंक हो गया। जिंक की क्रियाशीलता कापर से अधिक होती है तो जिंक क्या करता है कि इसको एक झपड़ मारता है, कहता है यहां से निकल जा। बस जिंक क्या करता है, कापर को बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। समझ में आ गया। यानी देख सकते हैं कि जिंक जो है कापर सल्फेट का, कापर का बसा बसाया घर तोड़ के अपना घर उसके साथ बसा लेता है, कापर इससे अलग हो जाता है। यानी यह कह सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता यह है कि जो तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके आयन से हटा दे रहा है उसकी अभिक्रियाशीलता जिसको हटा रहा है उससे क्या है, अधिक है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, अब इस अभिक्रियाशीलता की बात करें तो इसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत। तो अब सक्रियता श्रेणी क्या है तो देखते हैं आगे। सक्रियता श्रेणी जब तत्वों को कोई भी तत्व हो उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, मानक अपचयन विभव क्या है, मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो उसको कितना तेजी से ग्रहण करता है। ठीक है, ये कहलाता है मानक अपचयन विभव। तो देखिए जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए उसकी श्रेणी नीचे बनाई गई है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब ये क्या है, जो ऊपर लिखे गए हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रियाशीलता घटती जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि ऊपर के सारे तत्व अपने नीचे वाले तत्वों को उसके आयन से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय हो जाएगा, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, Zn उससे कम, Fe उससे कम और Sn उससे कम। अब देखिए इस तरह से Sn से कम हो जाएगा Pb, Pb से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से Cu, Cu से मरकरी, मरकरी से Ha,
AG और फिर AU, सोना और चांदी। कह सकते हैं कि सोना और चांदी एक ऐसी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपर वाले तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रियाशीलता घटती जाती है। तो सक्रियता श्रेणी का डिफिनीशन अगर पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें 2 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट, धातुओं की अम्लों से क्रिया। तो धातुओं की अम्लों से क्रिया करते हैं तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उसके ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं, धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब कोई भी धातु के लवणों के विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो अगर वो धातु जिससे क्रिया करा रहे हैं उसकी क्रियाशीलता अधिक है तो वो दूसरे तत्व को जिसकी क्रियाशीलता कम है उसको उसके स्थान से हटाकर खुद उसके जगह पे आ जाता है। या यह कह सकते हैं कि क्रियाशीलता अगर कम हुई तो वो कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है। जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब क्या होता है कि मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं मानक अपचयन विभव। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो इस बात को नोट करिएगा सही से और बढ़िया नोट्स बनाइएगा। तब मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।